बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। Yes, so hey there, I am शिवाय। दोस्तों, आज की मूवी के बारे में तो कुछ भी नहीं कहना है, बस इसका नाम ही काफी है। Yes, today we gonna talk about a movie called अवतार। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि इंसानों को उनके प्लेनेट पर वापस भेजा जा रहा है। बस कुछ इंसान ही यहाँ पर बचते हैं जिन्हें यहाँ के नावी लोग रोकना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली पार्ट में उनकी काफी हेल्प की थी। एक बच्चा स्पाइडर भी यहाँ पर छूट जाता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो गया और अगले सीन में हम काफी सालों बाद का समय देख पाते हैं। जैक अब पूरी तरह से नावी बन चुका है। उसकी वाइफ नेटेरी है, जिसके 3 बच्चे हैं। किटी को आप जानते होंगे, जो कि उनकी गॉडेस एवा के द्वारा दी गई थी, और यहाँ पर उनके साथ स्पाइडर भी रहता है। जैक अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार करता है और सभी को लड़ने की और हथियार की स्किल सिखाता है। सभी नावी लोगों का लीडर अब जैक है, और इस तरह से जैक और उसकी फैमिली की लाइफ बहुत सही चल रही थी। पर इसी चलते एक दिन जैक और उसकी वाइफ को आसमान से कोई तारा उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। कुछ देर के पास जब वो उनके पास आकर रुका तो पता चलता है कि ये कोई तारा नहीं बल्कि ह्यूमंस की स्पेसशिप है। मतलब एक बार फिर से ह्यूमंस उनके ग्रह पर आ चुके थे, और आते ही वो अपना परिचय दे ही देते हैं कि वो इंसान ही है, क्योंकि आते ही उन्होंने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था। उनके स्पेसशिप के लैंड होने की वजह से बहुत सारे जानवर उनके नीचे दबकर मर जाते हैं। स्पेसशिप से निकली हुई आग की वजह से काफी जंगल भी जल जाता है। इसके साथ साथ कई सारे नावी लोग भी मारे जाते हैं। पर इतना उनके लिए अभी काफी कहा था। इस बार तो वो और भी ज्यादा सख्त तैयारी के साथ आए थे। स्पेसशिप के लैंड करते ही बहुत सारे एआई रोबोट्स अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सीन स्विच होता है और दूसरी तरफ हम एक अवतार को देख पाते हैं, जो अभी अभी उठा है और वो उठते ही तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। डॉक्टर्स किसी तरह से उस पर अपना कंट्रोल पाते हैं, और तब जाकर के हमें पता चला कि ये अवतार किसी और का नहीं बल्कि उसी कर्नल का है। पिछले पार्ट में वो मारा गया था, पर इस पार्ट में साइंटिस्ट ने उसकी बॉडी के अंदर अवतार का डीएनए डालकर उसे भी एक अवतार बना दिया था। तो एक बार फिर से वो बदला लेने के लिए आया है। दूसरी तरफ जैक उनकी एक ट्रेन को तबाह करके उसका सारा सामान लूट लेता है, और यहीं पर जैक का बेटा भी था, जो जैक की तरह ही बनना चाहता है। इसलिए वो भी बिना बताए अपने डैड के पीछे पीछे आ गया। पर इस बीच एक हवाई हमले में उसे चोट लग जाती है, पर फॉर्चुनेटली जैक ने उसे बचा लिया और वो उसे अपने साथ ले आता है। उसे लेकर वो पहाड़ों के बीच छुपे हुए अपने बेस में लेकर आता है। हमें पता चलता है कि इंसानों की वजह से ही उन्हें यहाँ पर छुप कर रहना पड़ रहा है। यहाँ लगकर वो अपने बेटे को काफी फटकार लगाता है कि दोबारा वो कभी भी ऐसी गलती ना करे। अगले सीन में कर्नल जब जेक को ढूंढने के लिए जंगल में गया होता है कि तभी वहाँ पर जेक के बच्चे भी खेलने के लिए आए हुए थे। पर जब उनकी नजर कर्नल पर पड़ी तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत ही अपने डैड को इन्फॉर्म करके बताते हैं, पर जेक उनसे कुछ भी ना करने को बोलकर और शांति से वहाँ पर घर पे वापस आ जाने के लिए कह देता है। हालांकि वो भी जंगलों की तरफ निकल चुका था, क्योंकि उसे देखना था कि आखिर वहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही है, पर वो इस चीज में अपने बच्चों को नहीं फंसाना चाहता था। दूसरी तरफ वो बच्चे भी चुपचाप घर की तरफ बढ़ रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली इतने में ही कर्नल ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद वो उन सभी को बंदी बनाने जा रहा था कि इतने में ही जेक वहाँ पर आ पहुंचा। इनके बीच एक धुआंधार फाइट होती है। किसी तरह से वो सभी बच्चों को बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन इस बीच स्पाइडर उनके हाथ लग गया और कर्नल उसे अपने साथ ले जाता है। अब तक जेक को 2 बातें तो समझ में आ गई हैं। पहला कि वो अभी इंसानों का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि इस बार इंसान बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आए हैं। तो फिलहाल उनका मुकाबला करने से अच्छा होगा कि वो उनसे बचकर दूर भाग सके, ताकि उन्हें थोड़ा समय मिल जाए सोचने के लिए और आक्रमण करने के लिए। और दूसरी बात कि स्पाइडर उनके हाथों लग चुका है, तो बहुत जल्दी ही वो उनकी ये छुपी हुई लोकेशन पता लगा लेंगे। तो अच्छा यही है कि जल्दी से जल्दी जैक और उसकी फैमिली इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि अगर जैक यहाँ पर रहा तो कर्नल सभी लोगों को मार देगा। वो सभी डिसाइड करते हैं कि उन लोगों की भलाई के लिए जैक और उनकी फैमिली इस जगह को छोड़ देंगी।
दूसरी तरफ हम स्पाइडर को देख पाते हैं जिसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, पर स्टिल स्पाइडर उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। अब तक कर्नल को समझ में आ गया है कि इस पर इंसानों का सबसे घातक वेपन का यूज करना पड़ेगा, जो है इमोशन। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि स्पाइडर किसी और का नहीं, वो कर्नल का ही बेटा है, पर अभी तक कर्नल को उसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो उसने ये बात स्पाइडर से छुपा कर रखी थी। पर वो अभी स्पाइडर को बता देता है कि कर्नल ही उसका असली बाप है और वो सभी लोग उसे बस यूज कर रहे हैं। उन्होंने ही एक बार उसके डैड को मारने की कोशिश की थी और फिर से वो लोग उसके डैड को मारने की ही प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में वो अपने बेटे होने का फर्ज निभाए और अपने डैड की जान बचाने के लिए उनके लोकेशन को बता दे। बेचारा स्पाइडर भी उसकी बातों में आ जाता है और वो कर्नल को जेक की लोकेशन बता देता है। दूसरी तरफ जेक उस जगह से निकल करके काफी दूर एक आइलैंड में आकर रुकता है, जहाँ के लोग उससे थोड़ा सा अलग थे, क्योंकि वो लोग जमीन के साथ साथ पानी में भी सरवाइव करते थे। इस वजह से उनकी बॉडी का कलर भी ओशियन ब्लू था। अब अपने से अलग लोगों को देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं और उनसे यहाँ पर आने का रीजन पूछते हैं, जिस पर जेक ने उनसे कहा कि उन्हें शरण चाहिए कुछ दिनों तक वहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि उसकी और उसकी फैमिली की जान खतरे में है। हालांकि यहाँ का मुखिया भी उन्हें अपने साथ रखना तो चाहता है, पर वो उन्हें समझाते हुए कहता है कि ये जगह उनके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि वो लोग लैंड में कम और पानी में ज्यादा रहते हैं। पर जैक उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो बहुत जल्दी ही उनका कल्चर, उनकी लिविंग सीख लेगा। मुखिया जैक के इस एटीट्यूड से बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। धीरे धीरे करके ये सभी लोग उनके तौर तरीकों को सीखने लगते हैं और यहीं पर दूसरी तरफ कर्नल एक इकरान को चुनता है ताकि वो पूरी तरह से नावी बन सके। यहाँ पर जेक और उसकी फैमिली को पानी के अंदर सरवाइव करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, पर दूसरी तरफ उनकी बेटी तो पानी के अंदर आराम से सरवाइव कर जा रही थी, क्योंकि वो उनके गॉडेस द्वारा जो दी गई थी। खैर, ऐसे करते करते काफी दिन बीतते जाते हैं और अब यहाँ पर वो लोग धीरे धीरे एडजस्ट करने लगे हैं, पर शायद अभी यहाँ के बच्चों को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन हम देख पाते हैं वहीं के कुछ बच्चे, जिनमें कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था, वो जैक के बच्चों को परेशान कर रहे थे, जिस वजह से जैक का बड़ा बेटा उनकी अच्छे से पिटाई कर देता है। पर जैक अपने बच्चे को फटकार लगाते हुए उससे कहता है कि उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। हम लोग उनके ही कबीले में रह रहे हैं, तो ऐसे में हम उनके सरदार के बेटे के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। तुम जाओ और उससे जाकर माफी मांगो। जैक का बेटा भी अपने डैड की बात मानकर अगले ही दिन उससे माफी मांगने के लिए पहुंच जाता है। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं उस कबीले के बेटे को, जो कि बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। वो उसकी माफी को झूठे मन से एक्सेप्ट तो कर लेता है, पर वो उसे इसका सबक सिखाना चाहता था, जिसके लिए वो उसे बहला फुसला कर अपने साथ डीप सी में ले गया और वहां जाकर वो उसे अकेला ही छोड़ देता है और अपने साथियों के साथ चला आया। ये बात जब उसे समझ आती है तब तक उसकी सांस भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश करता है कि इतने में ही एक बड़ा सा क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। अब जाकर के उसे सारी बात समझ में आई है कि आखिरकार उस कबीले का बेटा उसे यहाँ पर लेकर क्यों आया था। हालांकि वो अपनी जान बचाने के लिए एक पत्थर में खुद को छुपा जरूर लेता है, पर अब तक उसकी सांस कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी और उसे दोबारा सांस लेने के लिए ऊपर जाना था। वो जैसे ही चुपके से निकलने की कोशिश करता है कि एक बार फिर से उस क्रिएचर ने उसे देख लिया और वो उसे खाने ही वाला था कि इतने में ही उससे भी बड़ा एक क्रिएचर उस पर अटैक करके उसे मार देता है। पर अब तक उस बच्चे की सांस खत्म हो चुकी थी और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अगली सीन में जब उसकी आंख खुली, वो देखता है कि वो अभी भी उसी क्रिएचर के ऊपर है। उसे समझ में आ गया था कि उस बड़े क्रिएचर ने उसकी जान बचा ली है, पर जब उसकी नजर उस क्रिएचर के फिन पर पड़ती है जहां पर एक लोहे का हुक फंसा हुआ था, तो वो उस हुक को निकाल देता है, जिससे उस क्रिएचर को बहुत आराम मिला और वो उसे अपना दोस्त बना लेता है। कुछ देर के बाद वो क्रिएचर भी उसे उसी आइलैंड पर लाकर छोड़ देता है और जब जेक ने अपने बच्चे को सही सलामत देखा तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ कबीले का ओनर अपने बेटे को सजा देने वाला था।
पर इतने में ही वो उन्हें रोक करके उन्हें समझाता है कि उसके बेटे की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो खुद ही उनके साथ वहां पर जाना चाहता था। ये देखकर कबीले के लीडर के बेटे को पछतावा होने लगता है और वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है। अगले दिन जेक का बेटा जब सभी लोगों को बताता है कि उससे वेल जैसी एक बड़ी क्रिएचर ने बचाया था, तो वो सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। पर वहीं पर बैठी जेक की बेटी तुरंत ही उसकी बातों से पहचान लेती है कि शायद वो क्रिएचर पाइकन था, पर वो सभी लोग उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं कर रहे थे। तो वो गुस्से में समुद्र में उसी क्रिएचर से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ कर्नल को जेक तो मिलता नहीं, तो वो सभी आइलैंड को एक एक करके ढूंढने लगता है। यहाँ पर उसके साथ स्पाइडर भी था और इसी खोज में वो एक आइलैंड पर आकर रुकते हैं, जहाँ के लोगों को वो टॉर्चर करके जेक के बारे में पता करने की कोशिश करता है, पर उनमें से कोई भी जबान खोलने को तैयार ही नहीं था। स्पाइडर उन्हें समझाते हुए कहता है कि इन्हें जेक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इन्हें छोड़ दो। पर कर्नल एक बार फिर से ये जता ही देता है कि शायद इंसानों से गंदा क्रिएचर कोई है ही नहीं, इसलिए वो उन मासूमों को जलाकर मारने के लिए पूरे आइलैंड में आग लगा देता है। दूसरी तरफ जेक को जब ये बात पता चलती है, तो वो उनसे मुकाबला करने की तैयारियां करने लगते हैं। यहाँ पर कर्नल को जेक तो मिल नहीं रहा था, पर तभी उसे ध्यान आता है क्यों ना वो अपने मिशन पर ही लग जाए, जिसके लिए वो पानी के बड़े बड़े क्रिएचर्स को पकड़कर मारने लगता है। जिसके बाद वो उसके मुंह के अंदर जाकर उसके स्टमक में पहुंचते हैं और फिर उसकी बॉडी को अंदर से ही ड्रिल करके एक यूनिक तरह का फ्लूइड निकालते हैं, जिसका काम ये था वो इंसानों की एज को फ्रीज कर देता था, जिससे इंसानों की एज बढ़ती ही नहीं थी और वो सालों तक जवान रहते थे। ये फ्लूइड मार्केट में बहुत महंगा बिकता है और इसीलिए कर्नल ये गंदे काम कर रहा है। जेक से बदला लेने के लिए वो जानबूझ करके उन क्रिएचर्स को पानी में ही फेंक देते हैं, ताकि जेक उन्हें देखे और वो अंदर से ही टूट जाए। ठीक ऐसा होता भी है। जेक जब उन सभी क्रिएचर्स को इस तरह से देखता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। जेक के लिए वो क्रिएचर भी उसकी फैमिली की तरह ही थे। कबीले के लीडर ने जब ये देखा तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो इंसानों का खात्मा करके ही मानेगा। दूसरी तरफ जेक के बेटे रॉक को उस बड़े क्रिएचर की परवाह होने लगती है, कहीं ऐसा न हो कि वो लोग उसे भी मार दें, तो वो उसे ढूंढने के लिए पानी में चला जाता है। हालांकि उसके सारे फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता और पानी में चला जाता है। वो लोग भी उसकी हेल्प करने के लिए पानी में जाते हैं और कुछ दूर जाकर के रॉक्स ने देखा कि उस बड़े क्रिएचर को उन्होंने किसी वेपन की हेल्प से एक जगह पर फ्रीज करके रखा है, ताकि वो कहीं पर भाग न सके और वो लोग बाद में आकर उसका शिकार कर लें। हालांकि वो किसी तरह से उस वेपन को तो निकाल लेता है, पर इतने में ही हंटर्स ने उसे देख लिया था, जिसके बाद रॉक्स जल्दी से ये सारी बात अपने डैड को बताता है और अब वो वहां से उनसे बचकर भाग रहा है। कोशिश तो वो बहुत अच्छी करते हैं, पर वो ज्यादा देर तक कर्नल से बच नहीं पाते और कर्नल उन्हें अपने जाल में फंसा ही लेता है। उन्हें बंदी बनाकर उसने जेक को अकेले उसके शिप पर आने के लिए कहा। अब तक जेक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो उसकी बात मानकर अकेले ही उसके शिप पर जाने लगता है। पर इतने में ही वो बड़ा सा क्रिएचर एक स्विंग मारकर सीधा उनके शिप पर आ गिरता है और फिर अपनी टेल और अपने हाथों की हेल्प से तबाही मचाने लगा, जिससे जेक और उसके साथियों को मौका मिल गया और वो तुरंत ही उसके शिप पर अटैक करने लगते हैं। इस बार जेक के साथ उसकी वाइफ नेटली भी आई हुई थी, जो कि उनका बखूबी सामना कर रही थी। कुछ ही देर में शिप की हालत ऐसी हो जाती है कि वो बस डूबने ही वाला था। अब तक देखकर हम बहुत खुश होने लगते हैं कि चलो नाविकों की जीत हो गई, पर अगले ही पल जेक के बेटे को एक गोली आकर लगती है और उसकी बेटी को कर्नल किडनैप करके वहां से भाग जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाते, जिस वजह से नेटली के अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है और अब वो जैक के साथ निकल जाती है सीधा उस कर्नल को ढूंढने के लिए। और जब वो उस कर्नल के अड्डे पे पहुंचते हैं तो इस बार तो उनका गुस्सा देखने लायक था। अपने सामने आने वाले सभी लोगों को वो बहुत बुरी मौत देते हैं। कर्नल को भी अब समझ में आ चुका था कि शायद वो नहीं बचने वाला, इसलिए वो उनकी बेटी को चाकू की नोक पर रखकर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। पर इतने में ही नेटली वहां पर आ गई,
जो उसके बेटे स्पाइडर के गर्दन पर चाकू रख देती है, जिससे डरकर कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना ही पड़ा। अब जेक सभी लोगों को वापस जाने बोलकर वो अकेला ही कर्नल का सामना करने लगता है। इस बीच वो कर्नल को बहुत पीटता है, पर अनफॉर्चुनेटली शिप लॉक हो चुका था और अब वो दोनों ही पानी में डूबने लगते हैं। हालांकि जेक कर्नल को मारकर पानी में फेंक देता है, पर वो खुद भी उस शिप से बाहर नहीं निकल पा रहा था। दूसरी तरफ नेटली भी अपनी बेटी के साथ उसी शिप में फंस गई थी, जिसे केटी यहाँ करके रास्ता दिखा दिया। यहाँ पर जेक को भी उसके बेटे रॉक्स ने बाहर निकाल लिया था, पर स्पाइडर भी कर्नल को डीप पानी से बाहर ले आता है, जिसके बाद कर्नल ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, पर स्पाइडर इस बात के लिए उससे मना करके अपने लोगों के पास चला जाता है। मूवी की एंडिंग में उसके बेटे नेट का फ्यूनरल करने के लिए जैक उसे अपनी देवी एवा को उसे सौंप देता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो आप मेरे व्लॉग वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं मेरी लाइफ से रिलेटेड बातें आपसे कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।